जात का एक पेड़ था। पारिजात का कोई मुकाबला नहीं था। वैसे जंगल में न जाने कितने पेड़ थे, लेकिन पारिजात में आकार, रूप, रंग और गंध के गुण इतने सुंदर रूप में मौजूद थे कि जंगल का कोई पेड़ पारिजात का मुकाबला नहीं कर सकता था। पारिजात को भी अपने गुणों का पूरा पूरा पता था। नीले आकाश में सिर उठाए इस शान से खड़ा रहता, मानो पेड़ों का सरताज हो। जब बाहर के दिन आते तो पारिजात अनगिनत नन्हे नन्हे फूलों से लद जाता। लगता मानो किसी ने आकाश से सारे तारे तोड़कर पारिजात की शाखाओं पर टांग दिए हों। चांद आता और चला जाता, सूरज उगता और डूब जाता। कभी चांदनी होती, कभी अमावस, कभी धूप, कभी छांव। समय के साथ पारिजात का नाम भी बढ़ता रहा। जंगल में जहाँ देखो पारिजात की ही बातें होती थीं। उसका सीधा सपाट तना गर्व से छाती फुलाकर आकाश में खिंचा रहता। हजारों हाथों के समान हरी भरी शाखाएं हवा में झूम झूम कर पास से आने जाने वालों को बुलावा देती। नन्हे नन्हे फूल पत्तियों के आंचल से झांकते और अपनी सुगंध फैलाकर उन्हें बुला। यह देखकर आसपास के पड़ोसी पेड़ों में पारिजात के प्रति ईर्ष्या जाग उठी। जैसे गरीब मोहल्ले के लोग अपने लखपति पड़ोसी से जलते हैं, वैसे ही सब पेड़ पारिजात से जलने लगे। जलन और डाह की इन आंधियों के बीच चुपचाप खड़ा रहता बूढ़ा बरगद। अभी तक न जाने कितने वसंत और पतझड़ वह देख चुका है। बूढ़े बरगद ने ऐसे कितने ही पारिजातों को बीज से अंकुरित होते, बढ़ते, फूलते और इतराते देखा था। जब बूढ़े बरगद ने नौजवान पारिजात की शान और घमंड को बढ़ते देखा तो उसे आंधी वाली बात याद हो आई। उसके अनुभवी चेहरे पर उदासी की रेखाएं उभर आईं, पर वह कुछ न बोला। कब बोलने से उसकी बात सुनी जाएगी, यह बूढ़ा बरगद अनुभव से खूब अच्छी तरह जान। एक दिन दोपहर की बात है। गर्मी अपनी ऊंचाई पर थी। सारा जंगल तप रहा था। इतने में पारिजात के घर से आती कुछ आवाजें बूढ़े बरगद के कानों में पड़ीं। उसे यह समझते देर न लगी कि घमंड में चूर पारिजात के घर में आपस में ही झगड़ा उठ खड़ा हुआ होगा। बात भी यही थी। पारिजात के विभिन्न अंग आपस में लड़ रहे थे, क्योंकि प्रत्येक अंग अपने को बड़ा समझता था और वह सोचते थे कि पारिजात ने जो नाम कमाया है वह उसके गुणों के कारण है, दूसरों का उसमें कोई हिस्सा ही नहीं है। पारिजात के तने ने कहा कि यह सारी शान और नाम मेरी ही वजह से है। शाखा बोली कि यह भी खूब रही, काम करूं मैं और नाम किसी और का हो। यह सारी दौलत मेरी कमाई हुई है। पत्तों ने कहा कि इतनी नादानी, जिस पत्तल में खाएं उसी में छेद करें। अरे किसके दम पर है वह सब ठाट बाट? सबका पेट मैं ही भरती हूँ। मैं ही अपने हरे रंग के दुशाले में सूरज की किरणों को बांध कर रखती हूँ और उसकी आंच पर वे सब पकवान बनाती हूँ जिनसे फूलों को रंग और पराग मिलता है, जिनसे फल पर मोटापा चढ़ता है, जिनसे तना भी लंबा होता है और शाखाओं को भी मजबूती मिलती है। इतना ही नहीं, मैं खुद गंदी हवा पीती हूँ और साफ हवा तैयार कर दुनिया को देती हूँ। शोहरत मेरी होनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में यह सभी वैभव मेरी ही देन से है। फूल बोला कि पारिजात क्या इसलिए मशहूर है कि उसमें लकड़ी ज्यादा है या हरी घास पत्तियां अधिक हैं? लकड़ी और घास सिर्फ वजन है, पारिजात का गुण तो मैं हूँ। मेरे गुणों से पारिजात की कीर्ति है। फल ने कहा मैं कम जरूर बोलूंगा, पर पते की ही बात कहूंगा। हाँ, मेरे पास पूंजी है और मैं मोटा हूँ, पर मैं पूंजीपति नहीं हूँ। मेरी तिजोरी में बीजों की पूंजी है। यह पूंजी न हो तो कैसे बढ़े दौलत? सब जानते हैं कि पूंजी बढ़ती है। पूंजी इकट्ठा होती है बचाने से, उड़ाने से नहीं। पारिजात के भविष्य की गारंटी सिर्फ मैं हूँ। तो वह बोली कि नाम के धोखे में आप सब मत रहो। मैं चेतन हूँ, जीवन की पहली सीढ़ी हूँ। अंधेरे में टटोल कर रस जमा करती हूँ, जिसमें जीवन के तत्व होते हैं। तने के जरिए ये रस शाखाओं के पास पहुँचते हैं। शाखाएं उन्हें पत्तियों को देती हैं। पत्तियां इस रस से भोजन तैयार करती हैं, जिससे पारिजात जीवित रहता, फलता और फूलता है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं,
मैं कभी भी ढिंढोरा नहीं पीटती, दिखावा नहीं करती। शहीदों की तरह मिट्टी के मजार में दफन रहती हूँ, जिससे पारिजात जिए, बढ़े और नाम कमाए। अगर बड़प्पन की कसौटी त्याग है, तो पारिजात का नाम और दौलत मेरे त्याग पर ही आधारित है। पारिजात का तना, शाखाएं और फूल पत्तियां सब बेफिक्री से खड़े रहते हैं, क्योंकि उनके पांव बनकर मैं उन्हें धरती में जमाए रहती हूँ। मैं पारिजात की प्राण हूँ, इसलिए मेरा बड़प्पन सभी मानो। तर्क चलते रहे, तकरार बढ़ती रही। तकरार ने धीरे धीरे असहयोग का रूप ले लिया। एक एक करके सबने अपने अपने हाथ खींच लिए। उदासीनता से सबने अपना अपना काम रोक दिया। जिस बारीक सहयोग पर पारिजात की दौलत थी और नाम खड़ा था, वह बारीक धागा आपसी बैर ने तोड़ डाला। जड़ों ने रस भेजना बंद कर दिया, जिससे तना ढीला पड़ने लगा। शाखाएं झुकने लगीं और फूल मुरझाने लगे। जिन्हें ईर्ष्या थी, उन्हें ठंडक मिली। पारिजात के बुरे दिन आए तो तितलियों ने आना छोड़ दिया। मोर पास से गुनगुन करते निकल जाते, पर पारिजात पर नजर तक भी न डालते। तोते, हुदहुद, पपीहे, बुलबुल सभी पंख मारते हुए पास से निकल जाते। दोस्तों और मेहमानों का आना बंद होना था कि पारिजात का शानदार महल धीरे धीरे खंडहर बनने लगा। बूढ़े बरगद ने मुंह पर से जटाएं हटाकर पारिजात पर एक नजर डाली और तय किया कि बोलने की घड़ी आ गई है। पारिजात आज उतार पर है, इसलिए बरगद की बात पर ध्यान दिया जाएगा। बूढ़े बरगद ने पुकारा। पारिजात ने मरी मरी जुबान में कहा, क्या है दादा? बूढ़े बरगद ने कहा, सुनो, पारिजात की जड़, तने, शाखाएं, पत्तियां, फल और फूल तुम्ही में से अपने आप में अकेला कोई पारिजात नहीं। तुम सबसे मिलकर ही पारिजात बना है। मिलकर काम करने से ही तुम जियोगे और नाम कमाओगे। सहयोग पर तुम्हारी दौलत की इमारत खड़ी है। देखो, मैं यूनानी सिकंदर के ज़माने से यहीं खड़ा हूँ। उसकी फौजों ने मेरी छाया में पड़ाव डाला था। मैंने बहादुर पोरस को सिकंदर के दांत खट्टे करते देखा, पर पोरस हार गया क्योंकि दूसरे राजाओं ने उसे सहयोग नहीं दिया। तब से मैं समझ गया कि सहयोग ही जीवन और सहयोग ही ताकत है। मैंने सहयोग से रहने का प्रण किया। नतीजा यह हुआ कि शताब्दियां बीती, पर मैं अभी भी जैसे का तैसा खड़ा हूं। मेरी बात मानो भैया, आपस में सभी लड़ना छोड़ो, बैर छोड़ो, प्रेम से और सहयोग से रहो। तुम फिर संभल सकते हो और फिर नाम उजागर कर सकते हो। जड़ से लेकर फूल तक यह बात सबके गले उतरी। उनको लगा कि सचमुच न कोई छोटा है न बड़ा, सभी का अपना अपना काम बंटा है। उसे जो करता है सो बड़ा है, जो दूसरों के लिए जीता है वह महान है। सबके भले में ही हर एक का भला है। तर्क बंद हुआ, तकरार समाप्त हुई। सब अपने अपने काम में जुट गए। कुछ दिन बाद फिर पारिजात तन कर खड़ा था। उस पर फूल महक रहे थे। तितलियां, मोरों और मधुमक्खियों का मेला पुनः जमा था। घनी डाल के आंचल में मुंह छिपाकर कोयल जीवन के आलाप छेड़ रही थी। पारिजात के दिन फिर लौटे। वह फिर जंगल का सरताज बना।